हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। हमारा चैप्टर 4 यानी कि चौथा पाठ हमारा चल रहा है और चौथा पाठ है हमारा प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह का आपको हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें प्रतिरक्षा के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था और आपको प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में भी आपको बता दिया था। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बाद कुछ इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, वो भी आपको हमने यहाँ पर नोट कराई थी और आपको समझाई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिरक्षी क्या होते हैं और प्रतिरक्षी की संरचना किस तरह से होती है। तो आज हम बात करेंगे किसकी? प्रतिरक्षी की संरचना। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रतिरक्षी की संरचना। आज आपको प्रतिरक्षी की संरचना पढ़नी है। अब इस प्रतिरक्षी की संरचना में आपको प्रतिरक्षी का चित्र भी बनाना है। प्रतिरक्षी जो होता है वो किस तरह का होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रतिरक्षी होते हैं आपके शरीर के अंदर, जिन प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है या फिर जो प्रतिरक्षी बाहर से शरीर के अंदर प्रविष्ट कराए जाते हैं वो कैसे होते हैं। प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के बाई अक्षर की तरह होता है, यानी कि इस तरह से। प्रतिरक्षी का आकार कैसा है? अंग्रेजी के बाई अक्षर की तरह होता है। और जो प्रतिरक्षी होते हैं इसके अंदर 4 संरचनात्मक इकाई पाई जाती हैं। प्रतिरक्षी में कितनी संरचनात्मक इकाई हैं? 4 संरचनात्मक इकाई में से 2 तो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं और 2 हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को H बोलेंगे और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को L बोलेंगे। L मीन्स लाइट, हल्की, और भारी हैवी, उसका ले लेंगे क्या? H। तो एक भारी और एक हल्की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर एक HL द्वैलक बनाएंगी। क्या बनाएंगे? HL द्वैलक। और 2 HL द्वैलक आपस में मिलके प्रतिरक्षी के वाई स्वरूप को बनाती हैं। ठीक है ना? प्रतिरक्षी के कौन से स्वरूप को बनाती है? वाई स्वरूप को बनाती हैं। अब इस प्रतिरक्षी का जो वाई स्वरूप है इसके अंदर ये जो दोनों अर्धांश जुड़े हुए हैं, दोनों अर्धांश कौन से है? एक HL द्वैलक और एक HL द्वैलक, दोनों आधे आधे है। ये दोनों अर्धांश आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बंध। जिनको क्या बोलोगे आप? डाइसल्फाइड बंध। तो यहाँ पर आप, अब मैं इनको नोट करने जा रहा हूँ। देखो मैं नोट करता हूँ। प्रतिरक्षी का आकार, प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के बाई अक्षर की तरह, प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के बाई अक्षर की तरह होता है। अंग्रेजी का वाई स्वरूप आपको ध्यान में रखना है। और ये कितनी संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना है? 4 अंते, जिनमें से 2 कैसी हैं? बड़ी, और 2 कैसी हैं? हल्की। यह 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 भारी, 2 भारी को मतलब क्या है गो? हैवी। जिसमें 2 भारी यानी कि हैवी है गई, जिसमें 2 भारी व बड़ी, इसको तो क्या बोलेंगे आप? H। तथा 2 हल्की व छोटी
और इसको क्या बोलोगे आप? एल। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। अभी मैं आपको बता रहा था वायु स्वरूप प्रतिरक्षी का जो वायु स्वरूप है उसके अंदर 4 संरचनात्मक इकाई हैं, 2 तो भारी और बड़ी हैं और 2 हल्की और छोटी हैं, ठीक है ना। ये जो दोनों द्वैलक होते हैं, ये मतलब अब क्या करेंगे, देखो एक भारी ले लो और एक हल्की ले लो और दोनों ने जोड़ दो तो क्या बनेगी? HL द्वैलक बन जाएगा। E एकलक एगो और E एकलक एगो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो द्वैलक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ठीक है ना। तो एक भारी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर HL द्वैलक, कौन सा द्वैलक है? HL द्वैलक बनाती है। बात समझ में आ रही है ना? HL द्वैलक का निर्माण कैसे होया? और HL जो द्वैलक बने हैं ये भाई एक दो है ना, 2 भारी हैं और 2 हल्की हैं, तो एक भारी और एक हल्की ने मिलकर एक HL बना लियो और दूसरी भारी और दूसरी हल्की ने मिलकर दूसरो HL द्वैलक बना दियो। अब ये दोनों द्वैलक मिलेंगे, ये दोनों HL द्वैलक मिलकर क्या बनाएंगे? प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। आराम से बिल्कुल एक लाइन को आप क्लियर कर सकते हो। अब देखो 2 द्वैलक हैगे, एक HL एक एगो और एक HL एक एगो, तो आधे आधे हैगे, हो एक ना हो आधे आधे। ये दोनों जो आधे आधे द्वैलक हैं ये आपस में आधे आधे हैगे, ये दोनों अर्धांश द्वैलक, कौन कौन से? एक HL और दूसरो HL, ठीक है ना। दोनों अर्धांश द्वैलक आपस में कैसे जुड़ेंगे? डाई सल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। आपस में डाई सल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। डाई सल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। अब देखते हैं प्रत्येक, देखो प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 अमीनो अम्लों से तथा हल्की श्रृंखला 220 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ध्यान में रखना है। ये चैप्टर आपके 3 नंबर का है और 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वे एक नंबर के आते हैं। एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से।
और एक एक नंबर के 3 क्वेश्चंस में आपको देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। भारी श्रृंखला में कितने अमीनो अम्ल हैं, हल्की श्रृंखला में कितने अमीनो अम्ल हैं, इस चीज़ को हमको बड़े गौर से ध्यान रखना है। समझ में आ रही ना बात। अब देखो भारी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है ना, ये किससे जुड़ी होती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे जुड़ी होती है? कार्बोहाइड्रेट से। भारी श्रृंखला कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी होती है। ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रतिरक्षी की संरचना में भारी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो किसके साथ अटैच है? कार्बोहाइड्रेट के साथ। अब देखो प्रत्येक भारी व हल्की जो श्रृंखला है, प्रत्येक भारी व हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। दोनों जो भारी हैं और हल्की हैं, यानी कि प्रत्येक भारी होगी और प्रत्येक हल्की की बात कर रहे हैं। तो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भी 2 भाग हैं और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भी 2 भाग हैं। एक तो स्थिर भाग और दूसरा है अस्थिर भाग। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर पहला लिख रहा हूँ स्थिर भाग। दोनों श्रृंखलाओं को पहला भाग कौन सा है? स्थिर भाग। समझ में आ रहा हूँ बात। अब देखो स्थिर भाग क्या होता है? ये जो भाग होता है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में COOH अंश की तरफ होता है। यह भाग श्रृंखला में COOH अंश की तरफ। अभी मैं इसका चित्र बनाता हूँ तो आपको पता लगेगा COOH अंश कहाँ होता है। अंश की तरफ होता है। ये तो बात है गई स्थिर भाग की। अब बात कर ले हम दूसरा कौन सा है? अस्थिर भाग। दूसरा भाग कौन सा है? अस्थिर भाग। ठीक है ना। अब दूसरा भाग जो होता है, अब एक अगर इसकी तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ होगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना। दूसरा भाग देखते हैं। नंबर 2 अस्थिर भाग। तो अस्थिर भाग किस तरफ होगा? तो देखो अस्थिर जो भाग होता है ये प्रतिजन से क्रिया करता है और NH2 अंश की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? NH2 अंश की तरफ होता है। या मैं एक और लिख दूं, मैं इसे स्थिर भाग को FC भी कहते हैं। स्थिर भाग को क्या कह सकते हो आप? FC भी कह सकते हो। ठीक है ना। यह भाग प्रतिजन के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है? प्रतिजन के साथ। तथा यह NH2 अंश की तरफ होता है। ये जो अस्थिर भाग होता है ये किस तरफ होता है? NH2 अंश की तरफ होता है। और इस भाग को आप क्या कह सकते हो?
इसे FAB भाग भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हो आप? FAB भाग भी कह सकते हैं। अब देखो ये प्रतिरक्षी की संरचना मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, और इस प्रतिरक्षी की संरचना में आपको इसके दोनों जो भाग हैं, इसके दोनों जो भाग हैं उनको ध्यान से देखना है। स्थिर भाग क्या है? ये भाग श्रृंखला में किस अंश की तरफ है? COOH अंश की तरफ होता है, इसको FC भी कह सकते हो। और अस्थिर भाग क्या होता है? अस्थिर भाग वो भाग है जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है। प्रतिजन के साथ क्रिया करने वाला प्रतिरक्षी का कौन सा भाग है? अस्थिर भाग है। और ये किसकी तरफ होता है? CnH2 अंश की तरफ होता है। और इसको क्या बोल सकते हो आप? FAB भाग भी आप इसको कह सकते हो। तो देखो सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बड़े ही शॉर्ट में मैंने यहाँ पर प्रतिरक्षी की संरचना में आपको नोट कर दी है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम प्रतिरक्षी की संरचना का अगर हम चित्र बनाएं तो वो किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो मैं अब इसका चित्र आपको बनाता हूँ भाई साहब, वाई स्वरूप। प्रतिरक्षी की संरचना का वाई स्वरूप आपको यहाँ पर बना के बताते हैं। प्रतिरक्षी के वाई स्वरूप में आप लोग देखेंगे कि भारी और हल्की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं उनको आप किस तरह से बनाओगे। तो देखो यहाँ से मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको भी इसी तरह से बनानी है, ठीक है ना। एक श्रृंखला में इस साइड से लेके आ रहा हूँ। ये कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सेम वाई स्वरूप लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना। अब इस वाई स्वरूप को आपको बनाना है। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपसे चित्र बनवाया जा सकता है परीक्षा में। ये यहाँ पर मैं खांच दे रहा हूँ इसमें, तो आपको इनका ध्यान रखना है, खांच किस तरह से देते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल सेम वाई स्वरूप दिख रहा है ना आपको। अब साहब इसके साथ में ये तो हो गई भारी श्रृंखलाएं। अब मैं बनाता हूँ भाई साहब हल्की श्रृंखलाएं। अब आपके सामने मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? दोनों के दोनों हल्की श्रृंखलाएं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो हल्की श्रृंखला के लिए ठीक है ना। और इस साइड में भी देखते हैं हम हल्की श्रृंखला के लिए। एक मिनट, ये मूव तो नहीं कर गया? देखो हल्की श्रृंखला
ठीक है। इस तरह से आप इसमें खांचों का सिस्टम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये हल्की श्रृंखला हो गई, इसको मैं इस जगह से दो भागों में बांट रहा हूँ। अब देखो, इसको तो मैं कर रहा हूँ गहरा, इसी तरह से इसको गहरा कर रहा हूँ। और इसको भी मैं गहरा कर रहा हूँ। ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे चित्र को, ये आपके भारी और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बन चुकी हैं। अब मैं इसका नाम लिखता हूँ, नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो देखो, ये तो भारी और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का NH2 अंश है, और इसको ही क्या बोलते हैं हम, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियास्थल, ठीक है ना। ये इसका COOH अंश है। और देखो यहाँ पर ये दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ हैं, ये किसके साथ जुड़ी हुई हैं, डाइसल्फाइड बंध के साथ। दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं, डाइसल्फाइड बंध के साथ, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे लिख रहे हैं Bl Bc, और ये तो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है गई दोनों, और ये वाली है गई हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है ना। और इसका नाम अंकन देखते हैं बेटा, इसको लिख रहे हैं ClCH1, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है ना, VH इसका भी ये NH2 अंश, इसका भी ये NH2 अंश। इन दोनों के जिस तरह से यहाँ NH2 अंश है, इन दोनों के इस तरह से यहाँ भी NH2 अंश होने चाहिए। अब Cl VH, अब देखो ये यहाँ ते लेके और यहाँ तक का जो पार्ट है इसको तो बोलेंगे स्थिर भाग, ठीक है ना। और ये वाला जो भाग है, यानी कि मैं इधर लिख दूँ, यहाँ से लेके ऊपर तक को, ये क्या कहलावा वो, अस्थिर भाग। ये क्या कहलाएगा, अस्थिर भाग। और ये भी आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ रहे हैं, और ये भी आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है कि आपके लिए प्रतिरक्षी की संरचना। और इस प्रतिरक्षी की संरचना में देखो, प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है ना, ये इसका होता है हिंज क्षेत्र।
हिंज क्षेत्र को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको क्या बोलेंगे आप? हिंज क्षेत्र। समझ में आ रही बात? तो आप इस प्रतिजन और प्रतिरक्षी की क्रिया को प्रतिजन और प्रतिरक्षी की जो संरचना है ये बनानी है। ये भी प्रतिजन क्रिया स्थल है, दोनों ही साइड से क्रिया करता है, ठीक है ना। तो अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये कंप्लीट हो गई है आपके लिए प्रतिरक्षी की संरचना, ठीक है ना। प्रतिरक्षी की संरचना बनाइए इसको आप, ठीक है ना। आराम से आपको नज़र आ रही होगी। इसको आप लोग यहाँ से आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चित्र देख लिया। अब देखो चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो प्रतिरक्षी का स्वरूप बाह्य स्वरूप है कि नहीं, ठीक है ना। 4 संरचनात्मक इकाई हैं। 4 संरचनात्मक इकाई का मतलब देखो, अगर यहाँ पे आए हम डिवाइड करें, बांटें, तो ये एक और ये एक, 2 भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हुई कि नहीं हुई? 1 और 2, और 2 हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, 1 और 2, 4 इकाई है गई भाई। 4 इकाइयों से मिलकर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2 तो ये है गई और 2 ये है गई, ठीक है ना। अब ये जो बड़ी श्रृंखला है या भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से आपने क्या बोला? H, और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को आपने क्या बोला? L, ठीक है ना। अब एक H और एक L, ये तो H है गई और ये L है गई, ये दोनों मिलकर एक HL द्वैलक बना लेती हैं। देखो इसका एक HL द्वैलक बन गया और ये दोनों मिलकर एक HL द्वैलक बना रही हैं। अब जब ये चारों यानी कि दोनों द्वैलक, भाई ये द्वैलक हो गया और ये द्वैलक हो गया, ये दोनों के दोनों द्वैलक आपस में जब डाई सल्फाइड बंध, या तो क्या बोल रहे हैं हम? डाई सल्फाइड बंध, इसको क्या बोले हम? डाई सल्फाइड बंध। ये दोनों के दोनों द्वैलक जब आपस में डाई सल्फाइड बंध से जुड़ गए तो ये कंप्लीट एक प्रतिरक्षी की संरचना बन जाती है, ठीक है ना। इसके 2 भाग हैं, स्थिर भाग और अस्थिर भाग। स्थिर भाग तो ये जो कौन से अंश की तरफ है? COOH अंश की तरफ, ये स्थिर भाग हो गया। और अस्थिर भाग कौन सा है? जो NH2 अंश की तरफ है, ये अस्थिर भाग हो गया NH2 अंश की तरफ। और अस्थिर भाग से ही कौन क्रिया करता है? प्रतिजन का क्रियास्थल होता है, इसी जगह पर अस्थिर भाग में प्रतिजन क्रिया करता है। ये भारी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये तो 440 अमीनो अम्लों से बनी है, और ये हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये 220 अमीनो अम्लों से बनी है। समझ में आ रही है ना बात? अब देखो इसमें मैंने एक चीज़ और लिखी है, हिंज क्षेत्र। ये प्रतिरक्षी के क्या है? दोनों उद्गम स्थल हैं। ये प्रतिरक्षी के दोनों क्या होते हैं? उद्गम स्थल, जो ऊपर वाले भाग को बनाते हैं। ये दोनों उद्गम स्थल लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। और लचीले होते हैं तो ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ क्रिया करने में आसानी से उसका ही स्वरूप ले लेते हैं। जैसे अगर इसका स्वरूप कोई और जैसा है तो ये आराम से अपनी आकृति को इसकी आकृति की बना लेगी। जब दोनों की आकृति सेम हो जाएगी तो ये इसके अंदर जाके फंस जाएगी। प्रतिजन जो होता है प्रतिरक्षी में जाकर फंस जाएगी, और जब ये फंस जाएगी तो यहाँ प्रतिजन का काम तमाम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए ये उद्गम स्थल जो होते हैं ये लचीले होते हैं, और इन लचीले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? हिंज क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रतिरक्षी की संरचना
के बारे में पूरी जानकारी नोट कर दी है और ये इसका चित्र हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है ना। अब इसको कंप्लीट करिए और आगे बात करते हैं। अभी मैंने लिखा था ना हिंज, हिंज क्या होता है? देखो इसको परिभाषित कर देता हूँ मैं। हिंज, इसको कब्जा भी कह सकते हैं आप। हिंज को कब्जा, कब्जा मतलब जैसे एक दूसरे चीज़ को आपस में जोड़ता है, उसको क्या बोल सकते हो आप? कब्जा। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि प्रतिरक्षी, जो अधिकतर प्रतिरक्षी होते हैं उनका जो बाह्य स्वरूप होता है, उन बाह्य स्वरूप की जो दोनों भुजाएं हैं, देखो लिखता हूँ मैं, अधिकतर प्रतिरक्षियों के वाई स्वरूप में, अधिकतर प्रतिरक्षियों के वाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल, दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, लचीले होते हैं, जिसे हिंज, जिसको हिंज, और अवाल दूसरा नाम का बता रहा हूं मैं तुमको, कब्जा कहते हैं। अब ये जो लचीला भाग होता है ये क्या मदद करता है? यह लचीला होने के कारण, यह भाग लचीला होने के कारण, चाहे लचीला होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के, हिंज क्या करता है? हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को, प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के, अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणुओं को समाहित कर, अणुओं को समाहित कर अभिक्रिया, समाहित कर अभिक्रिया करने में मदद करता है, अभिक्रिया करने में मदद करता है। तो ये हिंज का काम हो गया बेटा। हिंज का काम देखो मैंने बताया था, ये या इस जगह पर हिंज है, ये वाला उद्गम स्थल है, और इसी को क्या बोले थे हम? हिंज क्षेत्र। ये प्रतिरक्षी का जो बाह्य स्वरूप है उसका ये उद्गम स्थल है, और ये जो उद्गम स्थल होता है ये कैसा होता है? लचीला होता है। इस लचीले भाग को क्या बोलते हैं हम? हिंज बोलते हैं। जैसे तुमने यहाँ देखा था ना, इसमें खांच सी बनाई थी हमने इस तरह से, तो ये लचीला होता है इसलिए खांच बनी होती है इसके अंदर। अब ये लचीला होने के कारण क्या करता है? हिंज का क्या कार्य है? तो हिंज का कार्य हो गया, हिंज प्रतिरक्षी के, ये जो हिंज होता है ये प्रतिरक्षी के जो अस्थिर भाग है, ये ऊपर वाला भाग अस्थिर ही होगा, अस्थिर भाग है, इस अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे मोटे जो अणु होते हैं, प्रतिजन के जो छोटे मोटे अणु होते हैं, उन अणुओं को ये क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है और उनके साथ अभिक्रिया कर देता है। अगर ये भाग लचीला नहीं होता
कठोर होता, ठोस होता, तो प्रतिचन के जो छोटे मोटे अणु हैं वो इसके साथ समाहित नहीं होते और उनके साथ प्रतिरक्षी की अभिक्रिया नहीं होती। और अगर प्रतिरक्षी की अभिक्रिया नहीं होती तो आपके शरीर से रोगाणु का विनाश नहीं हो सकता था। इसलिए ये प्रतिरक्षी का जो उद्गम स्थल है कैसा होता है, लचीला। ठीक है ना। तो ये हिंज का कार्य हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जो प्रतिरक्षी आपने यहाँ पर पढ़े हैं, प्रतिरक्षी की संरचना आपने देखी है और प्रतिरक्षी का बाह्य स्वरूप जो आपने देखा है, इनके हम प्रकार देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था ना अधिकांश प्रतिरक्षियों में। तो ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, ये प्रतिरक्षी कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रहा हूँ प्रतिरक्षियों के प्रकार। प्रतिरक्षियों के प्रकार। देखो, जो मानव शरीर होता है या प्राणियों का जो शरीर होता है उसमें कितने प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। देखो, प्रतिरक्षियों की 5 प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं? 5 प्रकार की। तो यानी कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के गए? 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हो गए। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा प्रतिरक्षी है उसकी नंबर 1 डालते हैं। पहला प्रतिरक्षी कौन सा है? ठीक है ना। प्रतिरक्षी को आप इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन भी बोलते हो ना, IgA। पहला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgA, क्योंकि प्रतिरक्षी को आपने इम्यूनोग्लोबिन बोला था और इम्यूनोग्लोबिन को आपने Ig से दर्शाया था। इम्यूनोग्लोबिन को किससे दर्शाया था? Ig से दर्शाया था। ठीक है ना। तो देखो, ये IgA कहाँ पर पाया जाता है? तो IgA को लिखेंगे, ये IgA एक ऐसा प्रतिरक्षी है जो माँ के दूध में पाया जाता है। माँ के दूध में, माता का जो दूध होता है ना, माँ के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी है। माता के दूध में केवल IgA प्रतिरक्षी पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? नवजात शिशु में प्रतिरक्षा का काम करने का कार्य किसका हो गया? IgA का। नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, नवजात शिशु जब माँ से शिशु की डिलीवरी हो जाती है तो माता का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, माता का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, उस पहले पीले गाढ़े दूध को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम।
क्या बोलेंगे बेटा उसको? कोलेस्ट्रम। ये माता का पहला पीला गाढ़ा दूध है। जैसे जब कोई पशु आपने बछड़े को जन्म देता है तो उसके बाद आप उसका दूध निकाल के लाते हो तो गाढ़ा गाढ़ा पीले पीले कलर का आता है कि नहीं आता है? और उसको क्या बोलते हैं आप? कीलो, ठीक है ना। उसको आप लोग तो नहीं पीते हो ना, उसको किसे पिलाते हैं? बछड़े को पिलाते हैं। तो ये माता के अंदर से, ये माता कोई भी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, बछड़ों की माँ हो सकती है, पक्षियों की, पशु की, किसी की माँ हो सकती है। माँ का जो बच्चे का जन्म देने के बाद पहला पीला गाढ़ा जो दूध निकलेगा उस दूध को क्या बोलेंगे हम? कोलेस्ट्रम। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसके अंदर सबसे टॉप मोस्ट एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं जो बच्चे को विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षित करने का काम करती हैं। तो बच्चे को ये कोलेस्ट्रम का पिलाया जाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है माँ का जो दूध है उसमें एकमात्र IgA प्रतिरक्षी होता है जो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उस नवजात शिशु का शरीर कोमल और कमज़ोर होता है, प्रतिरक्षा तंत्र उसका कमज़ोर होता है, तो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए ये माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला प्रतिरक्षी। ये कौन सा हो गया बेटा? हमारा पहला प्रतिरक्षी। और ये प्रतिरक्षी जो होता है, ये प्रतिरक्षी भाई साहब द्वैलक होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? द्वैलक होती है। या मैं लिख दूँ, बोलेंगे इसकी संरचना द्वैलक होती है, यानी कि इसके अंदर दो इकाइयाँ उपस्थित होंगी। अब दूसरे नंबर का जो प्रतिरक्षी है उसको हम नोट करते हैं IgD। IgD, ये IgD क्या होता है? देखो IgD जो प्रतिरक्षी है ये द्वैलक प्रकार का प्रतिरक्षी होता है। कैसा होता है? द्वैलक प्रकार का, सॉरी एकलक प्रकार का होता है। ये एकलक प्रकार का प्रतिरक्षी होता है। यह एकलक, जिसको मोनोमर भी बोल सकते हो आप, मोनोमर संरचना वाला प्रतिरक्षी है, ठीक है ना। तीसरा है IgE। तीसरे प्रतिरक्षी का नाम क्या हो गया? IgE। ये IgE जो प्रतिरक्षी है ये क्या काम करता है? IgE के बारे में देखते हैं। तो देखो Ig जो प्रतिरक्षी है ये प्राथमिक रूप से किसके साथ क्रिया करता है? बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। यह प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। अब देखो ये जो प्रतिरक्षी होता है ये आपके शरीर में एलर्जी जैसी जो क्रिया होती हैं उनमें भाग लेता है। यह प्रतिरक्षी आपके शरीर के अंदर होती है ना एलर्जी जैसी क्रियाएं, एलर्जी जैसी क्रियाओं में भाग लेता है।
भाग लेता है। ठीक है ना। अब चौथे नंबर का प्रतिरक्षी देखते हैं, IgG। IgG चौथे नंबर का प्रतिरक्षी। ये देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है IgG। ये IgG जो प्रतिरक्षी होता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपके शरीर की प्रमुख संवहनीय प्रतिरक्षी है। यह शरीर की प्रमुख संवहनीय प्रतिरक्षी है जो रक्त या अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं उनके अंदर उपस्थित होती है। जो रक्त व अन्य ऊतक द्रव्यों में, रक्त व अन्य ऊतक द्रव्यों में पाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, यह एकमात्र प्रतिरक्षी होता है। IgG एकमात्र प्रतिरक्षी होता है जो आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकता है। यह एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आंवल का हित क्या है बेटा, देखो प्लेसेंटा, पाठ 2 में पढ़े होगो ना। प्लेसेंटा क्या था कि जो भ्रूण जो होता है, नवजात शिशु होता है गर्भ के अंदर, उस गर्भ के अंदर जो शिशु और माँ के बीच में जो योजक कड़ी का नाम बताया था वो था प्लेसेंटा। ठीक है ना। आंवल को पार कर, ये आंवल को पार करके कहाँ पर पहुँचता है, भ्रूण तक पहुँच सकता है। भ्रूण तक पहुँचता है। IgG जो प्रतिरक्षी होती है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, या कि सांद्रता सबसे ज़्यादा रही है। ठीक है ना। और ये प्रथम प्रकार की प्रतिजन की प्रक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है। इसकी सांद्रता सबसे सीरम में रक्त सीरम, ब्लड सीरम जो होता है सर्वाधिक होती है। और IgG का जो उत्पादन होता है उसमें प्रमुख भूमिका होती है IgM की। किसकी होती है, IgM की। तो पहले IgM का उत्पादन होगा और IgM के उत्पादन के पीछे किसका उत्पादन होगा, IgG का। ठीक है ना। तो IgG का उत्पादन किसके बाद होता है, IgM के बाद। IgM के बाद किसका उत्पादन होगा, IgG का। IgG का उत्पादन होता है। ठीक है ना। अब एक प्रतिरक्षी और आपके लिए यहाँ पर शेष है, और वो कौन सी है, पांचवी, IgM
एम। ठीक है ना। लास्ट प्रतिरक्षी कौन सी है? IgM। अब IgM क्या होती है? देखो, IgM जो प्रतिरक्षी है ये एक पंचलक प्रतिरक्षी होती है। IgM कैसी प्रतिरक्षी होती है? पंचलक प्रतिरक्षी है। ठीक है ना। और ये जो पंचलक प्रतिरक्षी है ये IgG के उत्पादन को प्रेरित करती है। यह एक पंचलक, एक लक में एक श्रृंखला, दो लक में दो श्रृंखला, पंचलक में 5 श्रृंखला। जो IgG के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाती है। IgM जो प्रतिरक्षी है वो IgG के उत्पादन जो होता है उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये 5 प्रकार की प्रतिरक्षी ध्यान में रखनी है। ये जो 5 प्रकार की प्रतिरक्षियाँ होती हैं इनमें से जो मुख्य रूप से हैं, देखो मुख्य रूप से आपको खूब दिख रहा है IgA, माँ के दूध में पाए जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी। IgE ये क्या है? एलर्जी जैसी क्रियाओं में भाग लेने वाला प्रतिरक्षी, जो कहाँ पर उपस्थित होता है? वैसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर। अगर ये पूछ लिया जाए कि मास्ट कोशिकाओं पर उपस्थित प्रतिरक्षी का नाम क्या है? IgE। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी कौन सा है? IgG, जो क्या है? एक अकेला प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है। ठीक है ना। और ये एक संवहनीय प्रतिरक्षी है। संवहनीय का मतलब होता है कि माता से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाना और भ्रूण से उत्सर्जी पदार्थों को वापस माता तक पहुंचाना, ये संवहन कहलाता है। ये संवहन का काम होता है। ठीक है ना। तो ऐसा संवहन करने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सा है? IgG। तो ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षियों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसमें मुख्य चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने नोट की हैं, जो 1 नंबर के प्रश्न में कहीं से भी पूछी जा सकती है। इन सभी लाइनों में से 1-1 नंबर के कई क्वेश्चन बनते हैं। चूँकि इस पार्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन आना है और वो कितने आने? 3 आने। तो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये प्रतिरक्षी के प्रकार हो गए, आप इनको नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम रक्त की और रक्त समूहों की। देखो, रक्त और रक्त समूह में वो जो सिस्टम था उसको मैंने आपको चैप्टर 2 में, यानी कि पार्ट 2 में रक्त के बारे में आपको भली भांति पूर्वक वहाँ पर पूरा विवरण वहाँ पर दे दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं रक्त से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु लिख रहा हूँ, तो आप लोग मुख्य बिंदु लिख सकते हो। देखो, रक्त क्या होता है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा, रक्त का ठोस भाग कौन सा है बताओ? कणिकाएं। ठोस भाग तो कौन क्या कहलाती हैं? कणिकाएं। और तरल भाग को क्या बोलते हो? रक्त के को प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ठीक है ना। शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों में। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? शिरा में। ये पता ही है ना आपको। रक्त की जो कणिकाएं होती हैं वो कितनी हैं? 3। रक्त की कणिकाएं कौन सी हैं? 3। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं कि
रक्त समूह का वर्गीकरण किसने दिया था? रक्त समूह का वर्गीकरण देखो, ध्यान करो, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में रक्त समूह का वर्गीकरण दिया था। ठीक है ना। रक्त समूह कितने? 4। कितने? 4। और 4 समूह कौन से हैं? ए, बी, ए बी और ओ। रक्त को इन चारों समूहों में वर्गीकृत करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ABO समूहीकरण। ये डेफिनेशन वहाँ पर आपको लिखी हुई है। ठीक है ना। तो 4 रक्त समूह हैगे। अब रक्त समूह का जो वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था? रक्त समूह का वर्गीकरण, रक्त समूह का वर्गीकरण RBC की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर किया। समझ में आ रही है बात? RBC की सतह पर जो प्रतिजन उपस्थित होते हैं उनके आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया था। और प्रतिजन कौन कौन से हैं? 2, प्रतिजन A और प्रतिजन B। 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। अब देखो, AB जो रक्त समूह है इसको क्या बोलते हो? सर्वग्राही, क्योंकि ये सबसे रक्त ले सकता है। AB समूह को क्या बोल सकते हो? सर्वग्राही। और O रक्त समूह को क्या बोल सकते हो? सर्वदाता। क्या बोल सकते हो? सर्वदाता। ये सभी के लिए रक्त दे सकता है। समझ में आ रही है ना बात? अब इसके बाद एक और था, क्या? RH कारक। क्या था? RH कारक। RH कारक खोज कौन करी? मकाका रहीसस बंदर में। किसने की? यही वैज्ञानिक था, कार्ल लैंड स्टीनर। और ये कहाँ, ये भी कहाँ उपस्थित होता है? RBC की सतह पर। ये भी कहाँ पर उपस्थित है? RBC की सतह पर उपस्थित होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर हमने नोट करवा दी थी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मैं एक बार याद दिला रहा हूँ ऐसा, जिससे आपको यहाँ पर ध्यान में आ जाए। इसके बाद एक छोटा सा और लिख लेते हैं। रक्त समूह जो A होता है उसके शरीर में अगर देखो, रक्त समूह किसी का A है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? A है। रक्त समूह A में IgM प्रकार की, कौन से प्रकार की? IgM प्रकार की प्रतिजन B पाई जाती है। और अगर ब्लड ग्रुप यहाँ B आ जाता ना तो प्रतिजन कौन सी आ जाती? A। और AB रक्त समूह में दोनों प्रतिजन रहे और O रक्त समूह में एक भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता। ठीक है ना। तो ये ब्लड से संबंधित आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी गई है। ठीक है ना। अब देखो, ये आपको पता ही है, RH कारक जिन लोगों में होता है, अगर उपस्थित है, किसी व्यक्ति के अंदर RH कारक उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। और अगर ये RH कारक क्या है? अनुपस्थित है
तो उसको क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव, ठीक है ना। और विश्व में आपको ये भी बताया था मैंने, विश्व में 80% लोग कैसे हैं, RH पॉजिटिव, और शेष 15% कैसे हैं, RH नेगेटिव। तो ये रक्त से संबंधित आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें से कोई भी 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि रक्त को मैंने पूरी तरह से आपको पाठ 2 में वहाँ पर नोट करा दिया था, तो दोबारा हमें यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही कि वही मेरे को दोबारा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप कंप्लीटली रक्त से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उनको इन्हें नोट कीजिए, और नोट करने के बाद अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में RH कारक के बारे में, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ।